प्रिय दर्शक साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रभात मिश्र और आप देख रहे हैं दूरदर्शन छत्तीसगढ़ का प्रादेशिक समाचार एकांश कार्यक्रम चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे 9 जनवरी की। 9 जनवरी की क्यों? क्योंकि इस दिवस महात्मा गांधी भारत लौटे थे। वह दिवस था 9 जनवरी 1915। उन्हीं की याद में कहना चाहिए और उस स्मृति को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए 9 जनवरी को हम यह कार्यक्रम करते हैं, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है। और आज प्रवासी भारतीय दिवस की स्मृति को पुनः एक तरह से नए रोमांच में, नए फलसफे में, नए दृष्टिकोण के साथ हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। और वह चर्चा होगी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ का वह समाज, वो जनसंख्या जो आज से लगभग 150 वर्ष पहले रोज़गार की तलाश में कहना चाहिए विभिन्न देशों में गए और वहाँ पे जा कर के उन्होंने रोज़गार किया और रोज़गार के बाद भी उन्होंने अपनी मिट्टी का जो संबंध है उसे कहीं ना कहीं बरकरार रखा। उसकी सौंधी खुशबू, उसकी संस्कृति और उसके ऐसे बहुत सारे जीवंत अनुभव वो आज भी अपने साथ रखे हुए हैं संजो के। और आज उसी अनुभव को हम साझा करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं संजीव तिवारी जी, जो इस क्षेत्र में उन्होंने अध्ययन किया है। इस क्षेत्र में वो अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और हम आज उनसे जानेंगे कि प्रवासी जो छत्तीसगढ़िया जो समाज है वो भूगोल के किस किस कोने में गया हुआ है और वो वहाँ पे जा कर के अपने सरोकार को किस तरह से बनाए हुए है, उस पर हम आज बात करेंगे। तिवारी जी, आपका हमारे स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रभात जी, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय जोहार। जय जोहार। तिवारी जी, हमन जैसे बात करत हन कि प्रवासी जो हमार दिवस है ना? हाँ भैया। और प्रवासी दिवस ला हमन जोन भी ढंग से देखा था, सुना था, ये अमृतकाल भी है। हाँ। और अमृतकाल में जब चर्चा होते तो कर बातें अलग हो जाते। और आज़ादी के अमृत महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं। बिल्कुल। तो इस दिवस की सार्थकता जब हम बात करते हैं तो एक बात आती है प्रवास की और एक बात आती है अप्रवास की। प्रवास का आशय मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि प्रवास वह विषय है जिसमें जनसंख्या जो है, निवासी जो है, अपने खुद के स्वयं के देश से किसी बाहरी देश में जा कर के वहाँ पे स्थापित होता है और रहवास बना लेता है, लेकिन उसका संबंध अपनी मूल, अपने देश से, अपनी संस्कृति से, जड़ों से उसका बने रहता है। और अप्रवास उसे कहेंगे जिसमें बाहरी देश से कोई व्यक्ति आकर के हमारे देश में बसता है, तो हम उसे अप्रवासी कहेंगे। तो ये जो बारीक अंतर रेखा है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो तिवारी जी, हम आते हैं विषय पर, और वो विषय है कि जब छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो एक बड़ी संख्या है। जब हम देखते हैं कि अंतर्राज्यीय प्रवास भी हो रहा है और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी हो रहा है, तो देश देशांतर में भी वो जा करके काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो प्रवासी जो इतिहास है वो कब से प्रारंभ होता है? देखिए प्रभात जी, छत्तीसगढ़ का जो प्रवासी इतिहास है जी, वो हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त होती है वो 1850 से 1920 तक के एक काल आता है, जिसमें प्रवास छत्तीसगढ़ के लोगों का बाहर देशों में हुआ, या अंतर्राज्यीय प्रवास हुआ या अंतर्देशीय प्रवास हुआ। तो शुरुआती जो ये 1950 से 1930 तक की जो स्थिति है, वो जो प्रवास है वो समझ में ये आता है कि वो ज़बरदस्ती किस्म का प्रवास ज़्यादा है। भूखमरी है, गरीबी है, तकलीफ है, इसके लिए वो प्रवास हुआ है। और जो ये इस काल अवधि का जो प्रवास है, वो प्रवास अंग्रेज़ों के द्वारा विदेशों में ज़्यादा करवाया गया है, जो इंडेंचर लेबर के रूप में कैरेबियन द्वीप में जो हमारे छत्तीसगढ़िया नज़र आते हैं, मिलते हैं, फिजी में, त्रिनिदाद में, टोबैको में, और दक्षिण अफ्रीका में जो छत्तीसगढ़िया लोगों के होने का उल्लेख अशोक तिवारी जी अपने आलेखों में करते हैं। तो वो शुरुआती दौर के जो प्रवासी हैं वो हैं।
उसके बाद की जो एक स्थिति नजर आती है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बेहतर रोजगार के तलाश में अपने स्वेच्छा से या ये समझिए कि उनको विदेश प्रवास का आंतरिक इच्छा शक्ति के कारण विदेश प्रवास जाने का वो प्रयास करते हैं। आज़ादी के पश्चात की हाँ, आज़ादी के पश्चात की, यानी 30 से अब उसमें आज़ादी के समय की भी स्थिति आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं तीसरा काल जो बताऊंगा आधुनिक काल, उसके पहले के काल की स्थिति बता रहा हूँ। जी। तो हम लोग जो छत्तीसगढ़ के विदेश प्रवास के कोई का डाटा का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें पता चलता है, अशोक तिवारी जी ने अपने आलेख में भी उस बात को लिखा है कि डॉक्टर खेतराम चंद्राकर एक कुरुद के थे जी। जो पुरुषोत्तम कौशिक जो सांसद हुए उनके रिश्तेदार हैं, उनका प्रवास सबसे पहले हुआ, बोलते हैं कि वो यूएसए में गए थे 1961 में। 1961 में तो 1961 से अभी भी उनकी श्रीमती जी जिंदा हैं और वो यूएसए में रहती हैं, उनका परिवार वहाँ सेटल हो गया है। पर चूंकि वो कुरुद की मिट्टी और कुरुद की संस्कृति लेके गए हैं, तो अमेरिका में भी वो कुरुद की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उस जुड़ाव को निरंतर वो बनाए बिल्कुल बगरा रहे हैं, समझिए। अब उसके बाद किसी बड़े आइकान की नाम लें जो माइग्रेशन में छत्तीसगढ़ से गए हैं, तो वो डॉक्टर इंदु भूषण तिवारी जी का नाम आता है, जो 1962 में गए। जी। इंदु भूषण तिवारी जी जो छत्तीसगढ़ से जिनका प्रवास हुआ, उसमें हम लोगों को की जानकारी के हिसाब से पहले जीवित व्यक्ति हैं। 62 में उनका प्रवास हुआ और वो रॉयल नेवी में बड़े अधिकारी के रूप में काम किया उन्होंने, और वो रिटायर हुए इंग्लैंड से, यूके से। अभी यूके में रह रहे हैं वो। तो डॉक्टर इंदु भूषण तिवारी जी अभी भी छत्तीसगढ़ आते रहते हैं, वो ब्राह्मणपारा के थे वे, और छत्तीसगढ़ से उनका जुड़ाव रहा है। उनके बच्चे दर्शक साथियों, जैसा कि अभी संजीव जी जो बतला रहे हैं, उसमें हम उनसे उन पर्सनालिटीज़ पे बात कर रहे हैं जो पर्सनालिटी छत्तीसगढ़ से विदेशों में जाकर के बस गई। उन्होंने अपनी एक चर्चा में इस बात का भी उल्लेख किया कि जब हम पश्चिमी हिंद द्वीप समूह की बात करते हैं, तो पश्चिमी हिंद द्वीप समूह में छत्तीसगढ़ से जो मजदूर के रूप में, जो श्रमिक के रूप में अंग्रेज़ों के द्वारा जो ले जाए गए, वो भी वहाँ पर आज तक निवासरत हैं और उनके अंदर भी उसी भावभूमि की जो उर्वरता है वो बनी हुई है छत्तीसगढ़ को लेकर के। तो तिवारी जी, जैसा कि आप बतला रहे हैं कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोग गए और वहाँ पे जा कर के उन्होंने पूरी एक अपनी संस्कृति को और अपने उल्लास को जो उन्होंने बनाया हुआ है, बचाया हुआ है, और उसे निरंतर वो बढ़ा रहे हैं, ऐसे समय में आप क्या सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ से उनका जो जुड़ाव है उसमें मूल जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृति के होंगे? बिल्कुल। हर व्यक्ति जो है जाता है तो अपने रोजगार करता ही है, कुछ स्वरोजगार करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं। तो ऐसे कौन से तत्व हैं जिसको आज हम प्रवासी भारतीय दिवस के दिन हम याद करना चाहेंगे? आज जिनका उल्लेख हमने यहाँ पे किया, उन सब के साथ वही है कि जड़ उनका छत्तीसगढ़ से है। तो जड़ छत्तीसगढ़ से है, और जड़ जो होता है वो सांस्कृतिक जो विरासत रहता है वह रहती है, वही जड़ बनता है। और उनको जो ऊर्जा मिलती है वो उसी जड़ से प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो कला परंपरा है, वो उनके विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। वो यहाँ के नाचा, यहाँ के उमंग, यहाँ की जो परंपराएं हैं, उस परंपरा को जीकर विदेश में भी रहकर भी लगता उनको ये है कि हम अपने लोगों के पास हैं और यहाँ अपने लोगों के बीच में रहकर हम काम कर रहे हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के पीछे भी जो उद्देश्य रहा है वो ये है कि हमारे देश या हमारे प्रदेश की जो संस्कृति है,
हमारी परंपरा है, वो विदेश में भी या दूसरे देशों में भी वो बगराने वाली जो बात मैंने पहले आपसे चर्चा की, वो वहाँ फैलता है। तो हमारे देश की खुशबू, हमारे प्रदेश की खुशबू, हमारी परंपराओं की खुशबू विदेश में भी फैलता है, और विदेशी भी हमारी परंपराओं के प्रति उत्सुक नजर आते हैं वहाँ। तो जब हम काम करते हैं पता चलता है यार ये तो छत्तीसगढ़ के हैं, तो वहाँ अगर अमेरिकी भी रह रहा है, वो बोलता है, पूछता है कि आपके यहाँ का पहला अच्छा फोक कौन सा है, आपका फोक डांस कौन सा है, आपका गीत कौन सा है, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो हर व्यक्ति अपनी परंपराओं पे इंटरेस्ट लेता है, और वो जहाँ वो रहता है वहाँ की संस्कृति और हमारी संस्कृति दोनों मिलती हैं, तो एक नए ऊर्जा का और नए संचार होता है। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं तिवारी जी कि जब हम बात करते हैं संस्कृति के दो ऐसे परस्पर ध्रुवों के मिलन का, तब एक जो नई संस्कृति जन्म लेती है, वो परस्पर एक दूसरे के स्नेह को और उसके अंदर के जो जुड़ाव को और विकसित करती है। वैसे ये भी माना जाता है, अभी हम जो वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य देख रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत से भी लोग जो हैं विदेशों में काम करने के लिए गए हैं। और अब तो ये माना जाने लगा है कि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में विशेषकर यदि हम विदेशी मुद्रा की बात करें, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो प्रवासी भारतीयों के कारण जो है हमारे देश में आ रहा है, चाहे वो डॉलर के रूप में हो या पाउंड के रूप में हो। तो विदेशी मुद्रा के आने से हमारे यहाँ की देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत भी हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ का भी विकास जो है बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये जो संदर्भ हैं संजीव जी, जब हम बात करते हैं कि प्रवासी जो भारतीय हैं, प्रवासी जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ जब वो जाते हैं तो वहाँ भी वो सुगंध ही बिखेरते हैं और वहाँ की भी जनमानस को और वहाँ के वातावरण को सुवासित करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक जो बहुत बड़ा जो एक संबंध है वो आता है भोजन का, खान पान का। हमारे खान पान को लेकर के भी हम सुनते हैं कि विदेश में बहुत चर्चा रहती है, चाहे वो फरहा की बात हो, चौसेला की बात हो, है ना, चीला की बात हो, उसके बारे में कुछ बताएं आप। अब इस संबंध में एक गणेश कर जी हैं हमारे दंतेवाड़ा के, उन्होंने एक संगठन बनाया है नाचा। जी। और नाचा संगठन का विस्तार उन्होंने पूरे विश्व भर में कर लिया है। अच्छा। जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं विदेशों में जो जिन्होंने प्रवास किया है, उन सबको वो धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं। तो उनका संगठन लगातार अमेरिका में जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, छत्तीसगढ़ का भोजन है और छत्तीसगढ़ के नाच गान जो हैं, उनको वो समय समय पे यहाँ का जैसे कोई दिवस मनाया जाता है, होली, दिवाली, हरेली में, तो वो अमेरिका जैसे देश में वहाँ के बड़े सिटी में वो एक प्रदर्शन कर लेते हैं, अपने लोगों को जोड़ते हैं और अपने लोगों को जोड़ के वो गेड़ी नाच वहाँ करने लगते हैं या सुआ नाच वहाँ करने लगते हैं। जी। तो बहुत बड़े फलक में, यानी अमेरिका में के वाशिंगटन के किसी स्ट्रीट में यदि हमारे छत्तीसगढ़ के 4 लोग सुआ नाच रहे हैं, तो वो बहुत वैश्विक रूप से हमारी संस्कृति फैलती है। या वो अमेरिका में किसी काउंसलेट को बुलाकर उनको फरा भोजन करवाते हैं, तो वो एक बड़ी बात होती है। और पूरे विश्व में हमारी जो संस्कृति है या हमारा जो खान पान है वो बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। तो इस रूप में भी हम ये प्रवास का एक फायदा हम समझ सकते हैं, मिलता है। बिल्कुल। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उस प्रवास के जो बिंब हैं, जैसे आपने भोजन की बात की, खान पान की बात है, और उससे जुड़े हुए जितने भी हैं, एक चैन सिस्टम की हम यदि बात करते हैं, तो अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ से लोग जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो बरी की बात हो, चाहे हमारे चावल के बने हुए पापड़ की बात हो, और बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। और यदि एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो यहाँ भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, और साथ ही साथ वो धन अर्जन भी कर रहे हैं, और विदेशी मुद्रा भी हमारे राज्य में और हमारे देश में आ रही है। जब एक हम बात करते हैं सांस्कृतिक सरोकार की, उसमें हम बात कर रहे हैं
आपने बहुत सारे संदर्भों का उल्लेख किया संजीव जी, गेड़ी का आपने उल्लेख किया, आपने खान पान का भी उल्लेख किया। इसके साथ साथ आप क्या मानते हैं कि हमारे शासन स्तर पे भी, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि भारत शासन ने अपने स्तर पे कुछ ऐसे विभाग बना रखे हैं जो प्रवासी भारतीयों के बारे में निरंतर एक जानकारी और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी क्या इस प्रकार की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए और यहाँ पे भी किसी ऐसे विभाग की स्थापना की आवश्यकता महसूस होती है? बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। भारत के बहुत सारे राज्यों में प्रवासी भारतीयों के लिए अलग से विभाग बनाया गया है, कुछ जगह में तो मंत्रालय भी है। जी जी। तो छत्तीसगढ़ में मेरी जहाँ तक जानकारी है ऐसा कोई विभाग नहीं है, या ऐसा कोई बड़ा कार्य छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसको किया जाना चाहिए। जी जी। सरकार इस काम को क्यों करे, उसके पीछे भी 2-3 काम है। सरकार आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट जैसे बना के रखी है, केंद्र सरकार के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। तो जिस प्रकार से आर्कियोलॉजी है, हम गड़े हुए पत्थरों को खोद के इतिहास जानते हैं, उस समय की संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो सरकार फिजी और कैरेबियन देश में हमारे जो लोग गए हैं 1800-1700 से, तो उनके बारे में भी जानने का प्रयास सरकार को करना ही चाहिए। जी जी, डेटा कलेक्ट करना चाहिए। इसमें जो लंबा जो फायदा सरकार को हो सकता है या जनता को हो सकता है, वो ये है कि एक तो डेटा कलेक्शन होगा। और अभी हमने जब कोरोना काल में देखा, पूरे देश के लोग और प्रदेश के लोग अपने लोगों को खोजने के लिए जो जिस देश में हमारे लोग फंसे हुए थे वहां का रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे। जी जी जी। तो जब हमारे पास डेटा रहेगा और छत्तीसगढ़ के कितने लोग कहां गए हैं इस बात की जानकारी रहेगी, तो हम त्वरित रूप से ऐसा कोई संकट की स्थिति में उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। एक तो ये रहा। दूसरी बात, जो सांस्कृतिक संबंध है, वो तो जैसे पुरातत्व की बात रही, वैसे ही उस देश के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध भी बेहतर बनेगा। जैसे अंतर्राज्यीय संबंधों में देखें कि असम में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग गए, छत्तीसगढ़ी के कल्चर को उन्होंने असमी के साथ मिक्स किया। तो वो एक स्टडी की बात हो सकती है। और मुख्य बात जो किसी सरकार के लिए जनता के विशेष फायदे के लिए जो बात हो सकती है, वो निवेश की बात हो सकती है। अभी छत्तीसगढ़ में विदेशी जो छत्तीसगढ़िया हैं, विदेशी प्रवासी छत्तीसगढ़िया हैं, उन लोगों ने कोई बड़ा निवेश नहीं किया है। हम लोगों ने संपर्क भी नहीं किया है। कोई विभाग बन जाएगा तो निश्चित है उनसे अप्रोच करने की आवश्यकता है। चूंकि वो विदेश में रहते हैं, वो काउंसलेट से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हम 15 दिन हमको लगेगा, वो 1 सेकंड में कर सकते हैं। बहुत सारे छत्तीसगढ़िया लोग, कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे टेकमेक करके एक कंपनी है जो दुर्ग और रायपुर में मतलब उद्यमी लोग भी हैं जो यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये जो बात जो बता रहे हैं आप संजय जी, उससे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और हमारे दर्शक जब इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उन्हें भी ये महसूस हो रहा होगा, उनके भी आसपास में ऐसे लोग होंगे जो प्रवासी छत्तीसगढ़िया होंगे और वो किसी विदेशी भूमि में वो काम कर रहे होंगे, रह रहे होंगे, और उनका जुड़ाव अपने यहाँ के भी उनके हम स्वदेश से बना होगा। तो आप जब इस प्रकार की महत्ता की जब बात कर रहे हैं संजय जी, ये कि इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तब एक और बात जो आती है वो है कि एफिशिएंसी। देखा जाए तो इसमें एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देती है लोगों की। और कुछ ऐसे तत्व आपको नज़र आते हैं जो हमारे इस प्रवासी छत्तीसगढ़िया को सपोर्ट कर सकते हों और उनको यहाँ से जोड़ करके और उत्थान की बात हम कर सकें? अब इस सरकार के तरफ सबका ध्यान रहता है। क्यों, मेन संसाधन जो उपलब्ध कराती है सरकार ही करा सकती है। निजी संसाधनों में जैसे मैंने शुरू में बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में अशोक तिवारी जी अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने निजी संसाधन से सारा कुछ प्रयास कर रहे हैं। चूंकि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इसलिए उन्होंने फिजी, त्रिनिदाद टोबैगो या अदर कंट्रीज में जो छत्तीसगढ़ के लोग गए हैं उनको उन्होंने वो शोध से निकाल लिया है। पर सरकार यदि सहयोग न दे
तो जैसे ये गणेशकर जी ने जो नाचा जैसी संस्था बनाई है, वो संस्था सहयोग करे तब जाके ये काम हो सकता है कि ये सारा अर्थ से रिलेटेड संबंध है। जी हाँ, समाधान भी उसी से हो सकता है। एक और वेरियर एल्विन की एक पुस्तक का मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा सर। मैं अगरिया पढ़ रहा था, उसमें ये माना गया है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो लौह संस्कृति है और लौह तकनीक कहना चाहिए, वो बहुत उन्नत थी। और ऐसा माना जाता है, और उन्होंने शायद उल्लेख किया है कि यहाँ का लोहा जो है फ्रांस के युद्ध में वहाँ के जो ग्लैडिएटर्स है ना, वो उसका उपयोग किया करते थे। कुछ इस पे प्रकाश डालिए। वेरियर एल्विन जी का वो उदाहरण मैंने भी काफी लोगों से सुना है, पढ़ा भी है। जी तो मैं बिल्कुल मेरे वो रुचिकर इसलिए है कि अब आप समझिए एक बीइंग छत्तीसगढ़िया कैसे गर्व होता है अपने आप को कि छत्तीसगढ़ का लोहा वहाँ फ्रांस पहुंचता है और वो ग्लैडिएटर्स जो हैं, जो विश्व के सबसे महान योद्धा हैं, उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। उन योद्धा के तलवार के नोक में छत्तीसगढ़ का लोहा लग रहा है। अगरियाज लोग जो लोहा बना रहे हैं वो लोहा लग रहा है, वो उसको पूजनीय मानते हैं। यानी आज से जो ग्लैडिएटर का समय है वो तो 1960 और 80 की जो बात कर रहा हूँ उससे भी पहले की बात है। अब आप समझिए कि हमारा प्रवास का इतिहास कितना पुराना है। तो जब लोहा भर नहीं जाता रहा होगा, हमारे अगरिया भी जाते रहे होंगे, तभी तो वो लोहा के फुनगी में धार चढ़ाते रही हुई तलवार के आगू में। तो वो समझिए कि हमारा इतिहास कितना है पुराना है और कितने महान हमारे लोग हैं, कितना महान हमारी खनिज संपदा है। जी बिल्कुल, जो ग्लैडिएटर के तलवार में लगता था। जी तो कुछ तो ये भी बताते हैं कि अब रोमन जो लेबर हैं या रोमन लेबर लोग ही बाद में रोमन जनता जो बनी, उसमें भी बहुत सारे भारतीय हैं बोलते हैं। जी हिप्पी लोग भारतीय हैं बोलते हैं। जी तो हो सकता है जब हम कैरिबियन द्वीप में हमारे माइग्रेशन की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से भी वो हिप्पी लोग होंगे और रोमन लोग हमारे, अगर हम फ्रांस के ग्लैडिएटर में हमारे तलवार में हमारे लोहा की बात कर रहे हैं तो रोमन जो पर्सन है वो भी छत्तीसगढ़िया है, ये माना जा सकता है अगर यह लोग गए हैं। निश्चित रूप से संजीव जी। और ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं जब हमारे छत्तीसगढ़ में वहाँ से भी लोग आए और यहाँ से जब लोग गए, तो ये संस्कृति का एक तरह से एक वो था, समन्वय काल था, है ना। और उस समन्वय काल में बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान भी हुआ होगा, तकनीक भी गई, तकनीक आई भी होगी, है ना। तो इस प्रकार के देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों का जो है हम एक सामंजस्य और एक समन्वय जो है हम अपने छत्तीसगढ़ के इस परिदृश्य में हम देखते हैं। बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं 9 जनवरी की, और जब प्रवासी जो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग जब बाहर गए हैं और वो अपने बाहर जा कर के वो अपनी छत्तीसगढ़ की भावभूमि को और फैला रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं, तो ये जो चर्चा है बहुत प्रासंगिक हो जाती है। कोई संक्षिप्त में कोई ऐसा अनुभव बताइए जो आपको अभी यहाँ पे उल्लेख करना आवश्यक लग रहा हो संजीव जी, संक्षिप्त में, समय क्योंकि कम है। संक्षेप में तो अभी वर्तमान में जो नाचा काम कर रही है उनका काम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वो बिना सरकारी मदद के भी यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं विदेश उनको सहयोग कर रहे हैं। यहाँ भी छात्रवृत्ति देने का वो काम कर रहे हैं। तो विदेश में वो सक्षम है, विदेश जो गया, जो प्रवास कर गया वो सक्षम है। सक्षम व्यक्ति यहाँ के लोगों को सहयोग कर रहा है, यहाँ निवेश करने का मनसा रख रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और विदेश प्रवास में उनके जाने का, हम भाइयों को याद करने का जो उनकी मनसा है, ये ही आज याद की जानी चाहिए। और जो थीम है वो थीम भी बेसिकली निवेश से रिलेटेड थीम है। जी, वो वहाँ तो बढ़िया खावत पियत है तो हमू मल्ला हमरो मन पर कुछ सोचें। बिल्कुल संजय जी, ये बिल्कुल सोचना अवश्य है। साथियों, ये थी 9 जनवरी प्रवासी दिवस के ऊपर हमारी चर्चा। हम उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी और हम अपने छत्तीसगढ़ के प्रवासी लोगों के संदर्भ में और बहुत सारी चीज़ों पे हम आपके समक्ष चर्चा लेकर के आए और इस चर्चा में भागीदारी दी संजीव तिवारी जी ने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे।
नमस्कार।